बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों हम कर रहे थे 200 प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स फॉर जेई एडवांस और हम कर चुके थे काफी कुछ क्वेश्चंस, देख चुके थे काफी कुछ अमेजिंग ट्रिक्स और बहुत सारे अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स के लिए जो जेई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने वो सारे नहीं देखे हैं तो गाइज आई टैब पे क्लिक कीजिए और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए और पूरी सारी वीडियोस देखिए ताकि आपको और अंडरस्टैंडिंग हो कॉन्सेप्ट्स की, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द बी ज्ञान चैनल। सो गाइज नाउ लेट्स स्टार्ट विद फ्यू मोर अमेजिंग क्वेश्चंस एंड फ्यू मोर अमेजिंग ट्रिक्स। लेट्स स्टार्ट। So guys, our first question is if a differentiable function f satisfies this relation। तो सबसे पहले हमें एक रिलेशन दे दिया फंक्शन का, दूसरी कंडीशन जो दी है वो दी है कि ये जो रिलेशन है ये एवरी x, y बिलोंग यानी एवरी हर एक x, y बिलोंगिंग टू r के लिए सेटिस्फाई करती है। f ऑफ 1 की वैल्यू 2 है। तो हमें पूछा है कि इस फंक्शन के gx के नॉन डेरिवेबिलिटी पॉइंट्स अगर a हैं तो a/2 की वैल्यू फाइंड कीजिए, ये हमसे पूछा है। अब गाइज इसके अब फोकस कीजिए, हमें जो पूछा है उस पे क्या पूछा है, इसके नॉन डेरिवेबल पॉइंट्स पूछे हैं। तो ये नॉन डेरिवेबल पॉइंट्स अगर हमें निकालने हैं तो हमें fx निकालना होगा। अगर एक बार fx आ गया तो हमारे पास gx आ जाएगा, और gx आ जाएगा तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, gx के नॉन डेरिवेबल पॉइंट्स निकाल सकते हैं। अब हमारा मेन मोटिव क्या हो गया, हमारा मेन मोटिव हो गया fx को निकालना। क्या हो गया, fx को निकालो। अब fx को कैसे निकालें, अब fx को निकालने के लिए इस टाइप के फंक्शन के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी इस टाइप की कंडीशन फॉर एवरी x, y बिलोंगिंग टू r के लिए सेटिस्फाइड हमें दे दी जाए तो हम क्या करते हैं, अलग अलग कंडीशंस लगाते हैं। कौन सी कंडीशन, जैसे x इक्वल टू y की कंडीशन हो गई, y इज इक्वल्स टू 2x या y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, x, y को 0 पुट करते हैं, y को 1 पुट करते हैं, x को x रखते हैं। ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हम लगाने की कोशिश करते हैं और जो पूछा है हम वहां तक जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन गाइज इस कंडीशन में होगा क्या, जैसे आपको निकालना क्या है, fx निकालना है। और वो जो मैंने बताया वो जनरली कहाँ आपको हेल्प करता है, वो हेल्प करता है जब आपके पास f of 1, f of 2, f of 4 या इस टाइप की कुछ वैल्यूज आपको निकालनी हो, इस टाइप की कुछ वैल्यूज तक आपको पहुंचना हो तो वो चीज हेल्पफुल रहती है, वो कंडीशन लगाना। जैसे आपको f of 1 दे दे, f of 2 पूछ ले तो आप y is equals to x या y is equals to 2x जैसी कंडीशंस लगा के इन फंक्शन में, इन रिलेशन में पुट करके आप वो वैल्यूज डिराइव कर सकते हो। लेकिन यहाँ क्या करना है, आपको fx निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। अब क्या सोचना पड़ेगा गाइस, अब यहाँ देखिए, गौर से देखिए कि ये क्या है, f of x plus y माइनस f of x माइनस y इज इक्वल्स टू 4xy माइनस 10y, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब यहाँ आपको फोकस करना है किस चीज पे, आपको फोकस करना है fx पे। f of x, यहाँ भी f of x है, यहाँ भी f of x है। अब मैं ये क्यों फोकस करवा रहा हूँ इस पे, गाइज आपको मैंने एक कंडीशन बताई थी, एक सिचुएशन थी जहाँ f of x प्लस 2h माइनस f of x प्लस h या फिर ऐसा कुछ भी हो डिवाइडेड बाई h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 था, तो ये किसके इक्वल आया था, हमारा f डैश x के इक्वल आया था। किसके इक्वल आया था, f डैश x के इक्वल आया था। तो गाइज यहाँ देखो मैंने क्या कहा था, जैसे जो स्लोप में बताया था, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल y की कंडीशन, माइनस बीच में है तो यहाँ भी माइनस बीच में है। दिस अंदर वाला माइनस यहाँ का अंदर वाला, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे और डिवाइड कर दे तो हमारे पास कुछ इस तरीके की कंडीशन बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। अगर ऐसी कंडीशन बन जाएगी तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, f डैश x लिख सकते हैं। f डैश x क्यों लिख सकते हैं, x और इसमें कुछ प्लस करो, कुछ भी प्लस करो, कुछ भी माइनस करो, यहाँ भी कुछ भी प्लस करो, कुछ भी माइनस करो, सेम हो, मतलब रिलेटेड होना चाहिए। उन दोनों का सब्ट्रैक्शन नीचे करो तो अब इन दोनों का अगर सब्ट्रैक्शन से नीचे डिवाइड कर दो तो वो कितना होगा, 2y डिवाइडेड बाई 2y। मुझे ये हिंट कहाँ से मिली, कोई फंक्शन जिसमें f of x यहाँ ये सेम है, ये भी सेम है, इस x में से कुछ ऐड किया, यहाँ कुछ सब्ट्रैक्ट किया और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और हमें निकालना क्या है, fx निकालना है। तो मैंने सोचा क्यों ना fx की बजाय f डैश x निकाल लूं और फिर इंटीग्रेट करके निकालूं, क्योंकि यहाँ से अगर मैं कुछ भी रखूंगा x इक्वल टू y या x y को 0 पुट करूंगा, कुछ भी करूंगा, ये कोई ना कोई गड़बड़ करता रहेगा। तो ये गड़बड़ करता रहेगा तो मुझे ये आइडिया लगा, और इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये ट्रिक हमेशा सोचनी भी है, ये हमेशा आपको सोचना भी है। और इस जो ये इधर वाली जो सिचुएशन है इसमें क्या होना चाहिए, आपका y क्या होना चाहिए, बिल्कुल गायब होना चाहिए, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर उधर y रह गया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इधर तो आप लिमिट लगा रहे हो y पे, लेकिन उधर लिमिट नहीं लगा रहे। तो चलिए ये कर दिया। अब लिमिट y टेंडिंग टू 0, लिमिट y टेंडिंग टू 0, ये करते ये तो क्या बन जाएगा, हमारा f डैश x बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 2x माइनस 5 बन जाएगा।
तो अब हमारे पास देखो f डैश x आ गया, f डैश x आ गया 2x माइनस 5। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है तो d ऑफ f ऑफ x डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5। ये लिख सकता हूँ, dx को उधर ले गया और इंटीग्रेट कर दिया, तो ये आ जाएगा d ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5 dx और इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा हमारे पास fx और ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालने के लिए हमारे पास गिवन है f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 2, f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 2 गिवन है, तो ये गिवन है, तो यहाँ x की वैल्यू 1 पुट कीजिए, f ऑफ 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 2 1 माइनस 5 4, तो 6, c की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 6। तो यहाँ से हमारे पास fx कितना आ गया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये आ गया हमारा fx। और एक बार fx आ गया तो हम gx को लिख सकते हैं, gx को क्या लिख सकते हैं, gx g ऑफ x इज इक्वल्स टू मोड ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस 1/4 का होल मोड। अब इस फंक्शन के नॉन डेरिवेबल पॉइंट्स निकालने की, ये फंक्शन कितनी जगह नॉन डेरिवेबल है, अब वो निकालना है, तो इसके लिए आपके पास दो मेथड है। पहला मेथड हो गया, आप इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालिए और उन पे एक एक करके चेक कर लीजिए कि वो वहां डिफरेंशिएबल है या नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब ये कहाँ जीरो होगा, फिर ये पूरा कहाँ जीरो होगा, तो आपके पास x की कुछ वैल्यूज आएंगी, जैसे यूं समझ लीजिए x इक्वल्स टू a, b, c, d, या जितनी भी 5 वैल्यू 3 वैल्यू 2 वैल्यू 1 वैल्यू जितनी भी क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, उन क्रिटिकल पॉइंट्स पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक करके अलग अलग केस बना के जितने केस पॉसिबल होंगे उन सारे केसेस पे हर एक, जैसे x इक्वल टू a पे, फिर b पे, फिर c पे, फिर d पे, हर एक पॉइंट पे क्या करना पड़ेगा, आपको डेरिवेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, कंडीशन ऑफ डेरिवेबिलिटी देखनी पड़ेगी आपको। तो क्या होगा, वो थोड़ा लेंथी मेथड हो जाएगा। और M2 जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो कौन सा है, ग्राफ। आप ग्राफ बना लीजिए और ग्राफ में आपको आइडेंटिफाई करना आता ही है कि हम कैसे देख सकते हैं कि नॉन डेरिवेबल है या डेरिवेबल है। तो चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ किसका बनाना है, हमें ग्राफ बनाना है इसका, किसका बनाना है, इसका। चलिए मैं पहले तो यहाँ जिसका ग्राफ बनाना है वो लिख देता हूँ, क्या है, g ऑफ x इज इक्वल्स टू मोड ऑफ मोड x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस 1/4 का होल मोड। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए y एक्सिस, फिर होगी हमारी x एक्सिस। अब इसका ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले हम किसका ग्राफ बना रहे हैं, सबसे पहले हम ग्राफ बना रहे हैं इसका। पहले मैं डॉटेड लाइन से बना देता हूं, ये आएगा हमारा कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा, पैराबोला x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 पैराबोला। ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 6, और ये वैल्यू आप अगर मिनिमम निकालेंगे इसकी तो माइनस d/4 आएगी, जो आएगी माइनस 1/4। क्या आएगी, माइनस 1/4। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, इस पूरे फंक्शन पे मोड लगाना है, तो नीचे वाला पलट के ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो अब हमारा नीचे वाले ग्राफ का कोई सेंस नहीं है, तो मैं नीचे वाले ग्राफ को क्या कर रहा हूं, हटा दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं, हटा दे रहा हूं। ये हो गया अब हमारा ग्राफ। अब किस, ये ग्राफ कहां तक बन गया, ये ग्राफ बन गया हमारा, ये ग्राफ बन गया हमारा यहां तक का, ठीक है। अब इसमें से माइनस 1/4 सब्ट्रैक्ट करना है। अब एक चीज और देखिए, ये वैल्यू कितनी होगी 1/4, क्योंकि नीचे कितनी थी माइनस 1/4, पलटा तो 1/4। अब देखिए इतने का ग्राफ आ गया। अब इसमें से 1/4 सब्ट्रैक्ट करना है, 1/4 सब्ट्रैक्ट करना है, यानी हर वैल्यू में से 1/4 घटाना है, कम करना है। तो मैं क्या कह दूं कि इस ग्राफ को मैंने यूं पकड़ा और 1/4 नीचे शिफ्ट कर दिया। क्या कर दिया, यूं पकड़ा और 1/4 नीचे शिफ्ट कर दिया, ये कह सकता हूं। या मैं बोलूं इस एक्सिस को पकड़ा और इसको 1/4 ऊपर शिफ्ट कर दिया, एक ही बात है। वापस देखिए, इस ग्राफ को पकड़ा 1/4 नीचे ले गया, या फिर इस एक्सिस को पकड़ा 1/4 ऊपर ले गया। जब इस एक्सिस को ऊपर ले गया तो भी तो ग्राफ को नीचे लेके आया मैं, ग्राफ अपने आप ही नीचे आ गया। तो मुझे क्या करना है, इस एक्सिस को 1/4 ऊपर शिफ्ट करना है, यानी इसके टच होते हुए हमारी नई एक्सिस बन जाएगी। नई एक्सिस आएगी ये, कौन सी, ये इसको टच करते हुए यूं निकल जाएगी। अब नीचे वाली एक्सिस क्या हो गई हमारी, हट गई। अब नीचे वाली एक्सिस हट गई तो ये भी क्या रहा, 1/4 हमारा नहीं रहा। क्या नहीं रहा, 1/4 नहीं रहा। अब ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया 0, नया 0, और ये वैल्यू कितनी होगी फिर से माइनस 1/4, कितनी होगी माइनस 1/4। अब देखिए, अब ये ग्राफ कहां तक बना दिया हमने, ये ग्राफ बन गया यहां तक। अब इस फिर से इस पूरे पे मोड लगाना है, तो फिर से नीचे वाला पूरा का पूरा एज इट इज ऊपर लेके जाना है। तो जैसे ही अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हम क्या करेंगे,
ये यूं, फिर यूं टच होते हुए यूं, और फिर यूं। ये ऐसा कैसा पोर्शन, ये लग नहीं रहा बिल्कुल सेम, बस इसको ऐसे आप सिर्फ समझिए कि कैसे हुआ। इसको पकड़ के ऊपर ले गया, और जैसे ही ऊपर ले गया नीचे वाले का हमारा फिर से कोई सेंस नहीं है, ये तो हमारा ग्राफ में इंक्लूडेड है ही नहीं, तो ये वाला पोर्शन हमारा पूरा हट चुका है। और अब ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू, सॉरी ग्रीन पेन, ये वैल्यू कितनी आएगी 1/4। अब ये भी 6 नहीं है, ये क्योंकि चेंज होगी ना, जब हमने एक्सिस को ऊपर नीचे शिफ्ट किया तो वो भी 6 नहीं रही, वो कुछ चेंज हो जाएगी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये 1/4 आ गई। ये आ गया हमारा फाइनल ग्राफ। फाइनल ग्राफ को मैं हाईलाइट कर देता हूं, हाईलाइट कर देता हूं ब्लैक कलर से। हालांकि इतना बोल्ड नहीं होगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको हाईलाइट करने के लिए दिखा रहा हूं कि ये कैसा नजर आएगा। ये कुछ रफली इस तरीके का नजर आएगा। ये फिर से रफ ग्राफ है, ये आपका एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है। तो अब इसमें देखिए, इसमें देखिए कि ये कौन कौन से पॉइंट्स है जहां ये नॉन डेरिवेबल है। तो पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट ये हो गया, चौथा पॉइंट ये हो गया। जहां चोंच बन रही हो सबसे पहले, या डिसकंटिन्यूअस हो रहा हो, आपको वहां चेक करना है। तो ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। यानी हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई 4। a की वैल्यू 4 आते ही हमारे पास a/2 की वैल्यू कितनी आएगी 2। यानी हमारा आंसर कितना हो गया 2। कितना हो गया 2। चलिए आंसर देख लेते हैं, और इसका आंसर कितना है 2। चलिए गाइस, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लिमिट का। हमें गिवन है एक लिमिट, दिस लिमिट इज इक्वल्स टू a टू द पावर b, देन फाइंड a प्लस b। हमें ये फाइंड करना है। अब देखिए गाइस, ये आपको इन दोनों को देख के क्या फील हो रहा है? सबसे पहले क्या फील हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं लग रहा जैसे दोनों जुड़े हुए आपस में, थोड़े हल्के फुल्के भाई हो, ऐसा कुछ नहीं लग रहा। ये इसका भाई हो, ये इसका भाई हो, भाई लग रहे दोनों। देखो नंबर सेम है, बस पावर को क्या कर दिया ऊपर नीचे कर दिया। तो आपको ऐसा फील आ रहा होगा कि ये दोनों कुछ तरीके से जुड़े हुए हैं, कैसे ना कैसे जुड़े हुए। इतना फील आ रहा है, अगर इतना फील आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और अगर नहीं आ रहा है तो फील लीजिए, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है कि 2009 टू दी पावर 2010 और 2010 टू दी पावर 2009, वही दोनों पावर ही तो इंटरचेंज हुई है, पावर और नंबर ही तो इंटरचेंज हुए हैं आपस में। सॉरी। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों में रिलेशन निकालना है कि किस तरीके से रिलेटेड है। अब देखिए मैंने ऑब्जर्व किया, चलिए ऑब्जर्व करते हैं कैसे 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 रिलेटेड है। आपको सोचना है कैसे रिलेटेड है। तो देखिए मुझे क्या दिखा, ये आपको दिखेगा कैसे, विद बाय प्रैक्टिस। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको दिखेगा ये। अब देखिए 2010 टू दी पावर 2009। अब आपको ये तो पता है कि ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपको लग तो रहा होगा ना, फील तो आ रही होगी कि 2009 की पावर 2010 और 2010 की पावर 2009 इक्वलिटी होने के चांसेस बहुत कम है। सॉरी अगेन। अब देखो अगर मैं इस नंबर को इस पावर को अगर मैं चाहता कि इसी पे आए, ये नंबर और पावर एक जगह आए दोनों के दोनों, तो क्या होगा, ये नंबर अगर इस पे आना है तो कैसे आ सकता है 2010 की पावर 2010, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन फिर इसको इस पे लेके आना, वापस इस पे लेके आना थोड़ा नामुमकिन सा हो जाएगा, क्योंकि आपको ये तो पता है कि इन दोनों में से या तो ये बड़े हो, या तो ये बड़ा होगा, या ये इक्वल होंगे दोनों, या फिर ये वाला बड़ा होगा। इन तीनों में से कोई एक चीज पॉसिबल है। तो अगर इन तीनों में से कोई सी भी चीज पॉसिबल है, और अगर आप उसको सिर्फ यूं बोल रहे हो कि आप वो सिर्फ इतना है, तो आप इस पावर को अगर वापस इधर लेके आओगे तो वो 1/2010 बन जाएगी। क्या बन जाएगी 1/2010 बन जाएगी। क्या बन जाएगी 1/2010। तो वो आपको चाहिए नहीं। तो आपको क्या चाहिए, इसकी पावर 2010 चाहिए। तो आप क्या बोलोगे, आप ये 2010 की बजाय बोलोगे कि 1/2010 बन जाए। आपने क्या सोचा कि ये दोनों नंबर एक जगह होने चाहिए, तो इधर भी ये दोनों नंबर एक जगह होने चाहिए 1/2009। अब देखो ये नंबर, जैसे ये चीज, ये इक्वलिटी वाली चीजें मैं हटा देता हूं, ये तो तीनों पॉसिबिलिटीज है, ये तीन ही पॉसिबिलिटीज है इन दोनों नंबर्स में, और कोई चौथी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब देखिए, अब ये नंबर और ये दोनों चीजें दोनों सेम है, यानी इस पावर को मैं इधर ले आऊं या इस पावर को उधर ले जाऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब भी वही कंडीशन, या तो ये बड़ा होगा या ये इक्वल होगा, ये होगा। ऐसा नहीं लिखना कि मैं इसको और इसको कंपेयर कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं, यानी दो नंबर्स को हमें कंपेयर करना है। तो अगर मैं एक फंक्शन डिफाइन करूं f of x is equals to x to the power 1/x, और इसमें चेक कर लूं कि ये इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा। जैसे इंक्रीजिंग हुआ तो 2010 पे वैल्यू बढ़ी देगा। देखिए सेम ही तो चीज है, अगर यहाँ 2009 रखूंगा तो ये आ जाएगा, 2010 रखूंगा तो ये आ जाएगा। और अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता चल गया तो 2009 रखते ही पता चल जाएगा कि 2009 और 2010 में से कौन से पे वैल्यू बड़ी मिलेगी।
तो ये फंक्शन क्या कर लिया मैंने यहाँ से देख के डिफाइन कर लिया कि मुझे निकालना है कि ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अगर इंक्रीजिंग हुआ तो 2010 ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा, और अगर डिक्रीजिंग हुआ तो ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा, और अगर कांस्टेंट हुआ तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, वो वहां से हमें बिल्कुल पता चल जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, हमारा मोटिव हो गया कि इस फंक्शन के बारे में हमें निकालना है कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। हमें क्या करना है, f of x इज इक्वल्स टू x टू दी पावर 1/x के बारे में जानकारी चाहिए। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, f डैश x इज इक्वल्स टू, इसको डिफरेंशिएट करूंगा। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको पहले इसको कांस्टेंट मानना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ये आ जाएगा 1/x x टू दी पावर 1/x माइनस 1, फिर नीचे वाले को कांस्टेंट, ऊपर वाले को एज ए पावर कंसीडर करना है, तो ये आ जाएगा x टू दी पावर 1/x ln x माइनस 1/x स्क्वायर। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लीजिए, तो यहाँ से x की पावर 1/x और x स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 1 माइनस ln x। क्या बचेगा, 1 माइनस ln x। अब मैं इधर वाले पोर्शन को रिमूव, चलो अगले पेज पे करते हैं। तो ये हुआ हमारे पास 1/x। अब देखिए आप पॉजिटिव नंबर के लिए देख रहे हो, नेगेटिव के लिए तो देख नहीं रहे, तो मज्यूम कर लूं कि x हमारा कैसा है, पॉजिटिव है। इस वाले केस में नेगेटिव के लिए कंपेयर करते तो चीज अलग थी, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये भी हो गया पॉजिटिव। अब सिर्फ इसको चेक करना है, इसको चेक करना है 1 माइनस ln x को, ये कहाँ जीरो होगा, x इक्वल टू ई पे। तो अब हमें पता चल गया कि e के और ग्रेटर देन जीरो है, तो अब e से बड़ा होते ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग, और e से छोटा होते क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। तो e से बड़ा होते कैसा है फंक्शन, डिक्रीजिंग है। और हमारा 2009 भी और 2010 भी और 2009 भी ग्रेटर है e से, तो हमें चेक करना है सिर्फ इस वाली जगह में। तो अब हमें पता चल गया, क्या पता चल गया कि f डैश x, सॉरी f ऑफ x, f डैश x नहीं, f ऑफ x is decreasing for every x greater than e। और जो हमारे नंबर हैं जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं वो भी क्या हैं, e से बड़े हैं। क्या हैं, e से बड़े हैं। तो अब हमें पता चल गया डिक्रीजिंग है, तो हमें पता ये चल गया कि f ऑफ 2009 जो है वो बड़ा होगा f ऑफ 2010 से। अब 2009 पे वैल्यू कितनी है, 2009 टू द पावर 1/2009 ग्रेटर देन 2010 टू द पावर 1/2010, यही है। अब क्या कर रहा है, इस पावर को इधर और इस पावर को इधर। अब यहां से हमें पता चला कि 2009 टू द पावर 2010 बड़ा है 2010 टू द पावर 2009 से। ये हमें क्या हो गया, पता चल गया। अब आइए लिमिट पे। अब देखिए ये बड़ा है, ये क्या है, बड़ा है, मतलब मैं इसको यूं दिखा दूं कि हाँ चलो ऐसे ठीक है, ये बड़ा है और ये छोटा है। अब बड़े नंबर को अगर मैं बाहर लेता हूं, अगर मैं इस नंबर को बाहर खींचता हूं, कॉमन लेता हूं, तो देखिए ये इसके डिवाइड में जाएगा, पावर सेम है तो ये दोनों डिवाइड में आ जाएंगे। तो एक छोटा नंबर डिवाइडेड बाय एक बड़ा नंबर एक से छोटा होगा, क्या होगा, एक से छोटा होगा, लेस देन 1 होगा। लेस देन 1 पे पावर इनफाइनाइट लगाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। और यहाँ क्या बचेगा, 1, और ये क्या चला जाएगा बाहर। बाहर वाले को बाद में डील करते हैं। अब यहाँ से जैसे इसको कॉमन लिया, ये आ गया, ये देखो यहाँ एक ब्रैकेट बनेगा, उसकी पावर n आएगी, क्योंकि पावर सेम है तो उस पावर को हम बाहर एक साथ कॉमनली भी लिख सकते हैं। अब इसकी पावर n है और n इनफाइनाइट को जा रहा है, ये लेस देन 1 है, लेस देन 1 टू दी पावर इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0। तो 1 प्लस 0 1, और अगर ये इनफाइनाइट को जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 0, यानी 1 टू दी पावर 0। 1 टू दी पावर 0 कितना होगा, 1, यानी एक लिमिट हमारे पास आ गई। और जो बाहर खींचा अगर उस पे n आता है तो हमें उस पे और चेक करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया है, इसको बाहर लिया। तो अब हमारे पास जो लिमिट बन गई, वो लिमिट क्या बनी, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। हमने बाहर क्या लिया, 2009 टू दी पावर 2010, और इसकी भी पावर n, और फिर इसकी पावर 1/n। क्यों, क्योंकि देखो 1/n, ये वाली पावर भी तो लगेगी जब इस पूरे ब्रैकेट से बाहर लेके आ रहे हैं। तो ये 1/n भी आ गया, और अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1 प्लस 2010 टू दी पावर 2009 डिवाइडेड बाय 2009 टू दी पावर 2010 टू दी होल पावर n टू दी होल पावर 1/n। अब ये फिर से 1 बन गया। कैसे बन गया, छोटा नंबर डिवाइडेड बाय बड़ा नंबर, लेस देन 1 टू दी पावर इनफाइनाइट 0, 1 प्लस 0 1, 1 टू दी पावर टेंडिंग टू 1 टू दी पावर टेंडिंग टू 0, टेंडिंग टू 1, यानी इस लिमिट की वैल्यू हो गई 1। और यहाँ ये कैंसिल होके सिर्फ बचेगा 2009 टू दी पावर 2010। क्या बचेगा, 2009 टू दी पावर 2010।
अब मैं बोलता हूं आपको 2009 या 2010 ही क्यों, 2020, 2021, 2021, 2022 कोई सा भी साल दे, कुछ कोई भी नंबर दे, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये सिर्फ एक डराने जैसा क्वेश्चन हो गया कि आपको बड़े बड़े नंबर दिखा दिए, आपको सिर्फ करना यही था। अब आपके पास पता चल गया कि इस लिमिट की वैल्यू कितनी है 2009 टू द पावर 2010, और ये क्या होगा a टू द पावर b होगा, और आपसे पूछा क्या है a प्लस b, जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 4019। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 4019। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, अगर स्टेप वाइज स्टेप चलते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे ही डील करते हैं। जब भी बड़ा नंबर दिख जाए हमेशा आपको कोई ना कोई फंक्शन डिफाइन करके रिलेशन निकालना पड़ेगा, इस तरीके के क्वेश्चंस को ऐसे डील करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे दिया कि एक पॉलिनोमियल है जो डिविजिबल है एक्स स्क्वायर से, क्या है डिविजिबल है एक्स स्क्वायर से, अल्फा बीटा गामा पॉजिटिव रूट्स हैं इस इक्वेशन के पी एक्स बाई एक्स स्क्वायर के, तो p माइनस क्यू प्लस आर बताओ। अब गाइस सबसे पहली सिचुएशन तो आपको दिख ही गई होगी ऑब्वियसली, अगर आपको इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है तो देखिए यहाँ तो आ जाएगा x टू द पावर 3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस px माइनस 27 प्लस q बाय x प्लस r बाई एक्स स्क्वायर। अब ये डिविजिबल होना है तो डिवाइड में x नहीं बचना चाहिए, डिवाइड में x नहीं बचना चाहिए, तो q और r को आपको इस तरीके से सेट करना है कि ये हट जाए, तो क्या होगा q भी जीरो करना पड़ेगा और r भी क्या करना पड़ेगा जीरो करना पड़ेगा। ये चीज तो आपको यहाँ से दिख गई होगी, अगर ऐसे नहीं दिखी तो आप क्या कीजिए एक्स स्क्वायर को इसको प्रॉपर्ली डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर निकालिए, रिमाइंडर को जीरो बनाइए, जैसे ही रिमाइंडर को जीरो बनाएंगे आपको फिर से ये मिल जाएगा q इक्वल्स टू जीरो r इक्वल्स टू जीरो। बाकी यहाँ से आपको डायरेक्ट दिख ही चुका होगा कि q और r को आपको क्या करना पड़ेगा जीरो करना पड़ेगा। तो फाइनल इक्वेशन आपके पास क्या आ गई, फाइनल इक्वेशन px बाई एक्स स्क्वायर आपके पास क्या बनी एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस px माइनस 27, ये आपके पास क्या आ गया px बाई एक्स स्क्वायर। इसको मैं बोल देता हूँ ये कोई gx है, और इस gx के रूट्स हमें गिवन है अल्फा बीटा गामा, और ये गिवन है कि ये तीनों कैसे हैं पॉजिटिव है, कैसे हैं पॉजिटिव है, तीनों के तीनों कैसे हैं पॉजिटिव। अब चलिए हमें इन तीनों की इस इंफॉर्मेशन की यूज करते हुए क्या निकालना है p निकालना है, यानी p आते ही ये हमारे पास पूरा कैलकुलेट हो जाएगा, यानी हमें इनडायरेक्टली क्या करना है p ही कैलकुलेट करना है। चलिए p निकालते हैं, तो g ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस px माइनस 27, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा। क्वाड्रेटिक जैसी थ्योरी ऑफ इक्वेशंस की फील आ गई होगी, तो वो फील आते ही तो हमें लिखना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू होगी 9, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इन तीनों की वैल्यू आ गई p, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ गई 27, ये आ गया। अब यहाँ हम लोग कई बार क्या करते हैं बेवकूफी कर देते हैं, क्या हम सोचते हैं कि किन्हीं भी दो का यूज करके तीसरे के टर्म्स में इक्वेशन बना लेते हैं, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, जैसे यहाँ p की जगह मान लो मैं 5 दे दूं 6 दे दूं 7 दे दूं, तो हम क्या करते हैं रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, वो सरासर बेवकूफी है। कई बार दिमाग में ऐसी उठपटांग चीजें आती हैं, तो वो वापस यही इक्वेशन आएगी, बस फर्क इतना है कि इसमें वेरिएबल x है, उसमें आपका अल्फा बीटा गामा जिसको भी आप फाइनल में रखोगे उसमें इक्वेशन ये की ये सेम इक्वेशन बन जाएगी, तो वो चीज आपको नहीं करनी। अब आपको यहाँ कुछ और सोचना है, आपको क्या करना है p कैलकुलेट करना है, p कैलकुलेट करना है। अब ये तीनों रूट्स पॉजिटिव गिवन है, पॉजिटिव गिवन है, इसका मतलब ये कैसे है रियल है, डिस्टिंक्ट इनडिस्टिंक्ट नहीं पता, लेकिन कम से कम क्या है रियल है। अब रियल है तो अगर क्यूबिक के रूट्स हमें रियल बनाने हैं तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे कंडीशन लगाएंगे, कौन सी कंडीशन g डैश x निकालेंगे, क्या निकालेंगे g डैश x निकाला तो 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस p, ये निकाल लिया। अब जैसे ये निकाला हमारे पास अगर इसके रूट्स इस क्यूबिक के रूट्स हमें क्या करने हैं रियल करने हैं, तो इसका डिटरमिनेंट क्या करना पड़ेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, देखिए आपके पास ये क्यूबिक है तो अगर इक्वल होना है तो ये ऐसा होना पड़ेगा, यानी इसका डिफरेंशिएशन दो जगह कम से कम 0 होना पड़ेगा। अगर इसके रूट्स इमेजिनरी हो गए यानी ये डिफरेंशिएशन कभी 0 हुआ ही नहीं, यानी ये एक बार अगर इंक्रीज करने लग गया तो वापस मुड़ा ही नहीं, वापस नहीं मुड़ा तो ये दो बार इसको काटेगा ही नहीं, यानी 3 बार काटेगा ही नहीं। 3 बार काटो या ना काटो, ये ऐसा भी हो सकता है कि इसको टच कर जाए, वो एक अलग सिचुएशन है, वहां दो रूट्स इक्वल हो गए, वो एक अलग सिचुएशन है, लेकिन कम से कम अगर इसको मोड़ना है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना ही पड़ेगा रियल रूट्स होने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी कि मैंने इसका डिटरमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है कि ये रूट्स कैसे हैं रियल है, तो रियल रूट्स बनाने के लिए मैंने इसका डिटरमिनेंट क्या कर दिया 0 कर दिया। तो इसका d क्या हुआ 18 स्क्वायर माइनस 12p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हुआ 324 माइनस 12p इज ग्रेटर देन इक्वल टू
0। अब जैसे ये किया, यहाँ से हमारे पास आया p इज लेस देन इक्वल टू 27, क्या आएगा p लेस देन 27, यही आएगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। और ये हुआ हमारे पास 12 p लेस देन इक्वल टू 324, ये आएगा p लेस देन इक्वल टू 27। तो हमारे पास एक कंडीशन क्या आ गई, ये वाली कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन मुझे क्या लगा कि ये तीनों पॉजिटिव दे रखे हैं, क्वेश्चन की हर माइन्यूट इंफॉर्मेशन नेसेसरी होती है, तो ये क्या दे रखे हैं, तीनों क्या दे रखे हैं, पॉजिटिव दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, पॉजिटिव दे रखे हैं। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो मुझे लगा क्यों ना एक इनइक्वालिटी और बना ली जाए और p की कोई छोटी सी रेंज निकाल लें, ताकि हमारे पास लिमिटेड p बच जाए। कैसे निकाल लें, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm वाली इनइक्वालिटी यूज करके। क्यों यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पॉजिटिव गिवन है। आपको जब भी पॉजिटिव गिवन हो और आपको सम, प्रोडक्ट, इन चीजों के बारे में बात की भी हो, तो आप वो चीज जरूर सोचिए एक बार। हमेशा ये चीज गिवन इसीलिए पॉसिबिलिटी है। जैसे यहाँ तो आपको दिख ही रहा है, आपके पास सम है, आपके पास दो का सम है, आपके पास प्रोडक्ट है, फिर आपसे ये चीज और पॉजिटिव भी गिवन है, तो ये तो डायरेक्ट हिंट कर रहा है ना कि am ग्रेटर देन इक्वल टू gm यूज करना। ये आपको, आप यूं समझ सकते हो कि ये चीज आपको यूज करनी चाहिए यहाँ पे। तो एक इनइक्वालिटी और बनेगी, तो हो सकता है p कन्फाइंड हो जाए। तो क्या हो जाए, p कन्फाइंड। और इस टाइप के क्वेश्चंस में मैं आपको बता दूं जनरली होता क्या है, जब आपको p एग्जैक्ट निकालना होता है, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ कंडीशंस कम गिवन है आपको, और p निकालने के लिए आपको जो कंडीशंस रिक्वायर्ड है वो कम है। तो होगा क्या, एक बार वो लेस देन इक्वल टू बोलेगा, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू बोलेगा, तो वो इक्वल आ जाता है। वो सिचुएशन यहाँ पॉसिबल है। तो अब मैं लगा किस पे रहा हूँ, चलिए am gm इनइक्वालिटी हमें यूज करनी है। क्या यूज करना है, am gm इनइक्वालिटी का यूज करना है। नंबर, मेरे नंबर कौन कौन से होंगे, नंबर होगा अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये 3 नंबर होंगे। तो अब इन तीनों पे अगर मैं लगाऊंगा तो सम तो आ जाएगा मेरे पास अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा डिवाइडेड बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर टू द होल पावर 1/3। अब ये तो हो गया p ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अल्फा बीटा गामा था 27, तो 27 टू द पावर 2/3। अब इसको कैलकुलेट कीजिए तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 3, तो 3 टू द पावर 3, तो यहाँ से आ जाएगा p ग्रेटर देन इक्वल टू 27। देखिए वही कंडीशन आ गई, ये सेकंड कंडीशन, और फर्स्ट कंडीशन थी p ग्रेटर देन इक्वल टू 27, ये आ गई थी हमारे पास फर्स्ट सिचुएशन। होगा क्या, ये हमारा 27 की लेयर है, एक बोल रहा है 27 के इक्वल या इससे नीचे, दूसरा बोल रहा है 27 के इक्वल या इससे ऊपर, दो ही चीज पॉसिबल है। तो क्या होगा, इसके इक्वल ही एक चीज ऐसी है जो दोनों को सेटिस्फाई करेगी। तो p की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 27, और हमें पूछा गया था p माइनस क्यू प्लस आर, यानी इनडायरेक्टली क्या पूछा था p, क्योंकि q और r तो क्या थे 0, जो क्या आ गया 27। ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारा आंसर क्या है, आंसर है हमारा 27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f be a continuous function satisfies the equation integration 0 to x f of t dt। ये कंडीशन दे दी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ये बोला है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या है, इधर भी x का एक फंक्शन है और इधर भी x का एक फंक्शन है। अब आप बोलोगे कि सही तो t का भी फंक्शन है, t का फंक्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि t के साथ इंटीग्रेट होगा, इंटीग्रेट होने के बाद x में लिमिट पुट करोगे, इंटीग्रेट होगा, इंटीग्रेट होने के बाद x में लिमिट पुट करोगे। जैसे ये करोगे होगा क्या, आपके पास फाइनली आपके पास x में ही इक्वेशन बचेगी। x में इक्वेशन बचेगी तो क्या होगा, ये x में ही आपका फंक्शन आ जाएगा, और ये x में फंक्शन, ये भी x में फंक्शन। और इंटीग्रेशन में अगर आपको ऐसा दिख जाए और ये x में फंक्शन है, तो आप क्या करोगे, लेबनीज लगाओगे। क्या करोगे, लेबनीज रूल लगाओगे। क्या लगाओगे, लेबनीज रूल लगाओगे। तो आपको क्या करना है, लेबनीज रूल लगाना है। यहाँ पे लेबनीज रूल मतलब डिफरेंशिएट करना है इंटीग्रेशन को। क्या करना है, इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करना। अब डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ तो सिंपल लेबनीज लग जाएगी और f ऑफ x आ जाएगा। लेबनीज लगाना आई होप आप सबको आता होगा। यहाँ एडवांस्ड लेबनीज लगेगी, तो ये क्या होगा, x f ऑफ 0 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x। अब जैसे लेबनीज लगाएंगे t के x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा t f डैश x माइनस t dt, और इस तरफ आ जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस x। आंख बंद करके लेबनीज लगा सकते हैं जब भी ऐसी सिचुएशन गिवन हो, क्योंकि आपको क्या करना है, fx निकालना है। अगर आपको fx निकालना है तो आपको x को इंटीग्रेशन से, आपको पता है आप इंटीग्रेशन तो कर नहीं सकते, तो आप कुछ ऐसा कर लीजिए ताकि आपके पास fx आ जाए, इंटीग्रेशन हट जाए और fx आ जाए। तो हम वही कर रहे हैं, हम इंटीग्रेशन को हटा रहे हैं। देखिए 2 से 1 पे तो आ चुके हैं। अब यहाँ आ जाएगा f ऑफ x प्लस x टाइम्स f ऑफ 0। इसका तो कुछ कर नहीं सकते, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट।
इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ और इसका डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करते हैं, चलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा t टाइम्स एफ ऑफ एक्स माइनस टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये माइनस भी आगे आएगा, ये माइनस भी आगे आएगा, इस पे लिमिट लगनी है 0 टू x माइनस इंटीग्रेशन 0 टू x, इसका डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1, इसका इंटीग्रेशन क्या आया था एफ ऑफ एक्स माइनस टी, और इस t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो माइनस बाहर आएगा जो इसको क्या कर देगा प्लस बना देगा, यहाँ आ जाएगा dt, और इधर हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की। तो यहाँ से आप देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स टाइम्स एफ ऑफ 0, यहाँ लिमिट पुट कीजिए तो ये आ जाएगा माइनस एक्स टाइम्स एफ ऑफ 0, 0 पुट करते क्या हो जाएगा 0 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू एक्स एफ ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू एफ, सॉरी 0 पुट किया 0 हो गया, ठीक है यहाँ तक डन है। एफ ऑफ एक्स माइनस टी डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, ये और ये कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा एफ ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस टी, एफ ऑफ एक्स माइनस टी डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, ये आएगा। अब फिर से दोनों तरफ क्या कर दीजिए डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्यों इसको इंटीग्रेट तो कर नहीं सकते, आपको एक्स को रिड्यूस तो करना ही है, इंटीग्रेशन हट जाएगा करते ही, ये आ जाएगा एफ डैश एक्स, इसमें फिर से एडवांस लेबनीज लगेगी, क्यों लगेगी क्योंकि इसमें एक्स और टी दोनों इन्वॉल्व है, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ 0 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू एक्स एफ डैश एक्स माइनस टी डी टी इज इक्वल्स टू, तो ये आ जाएगा ई टू दी पावर माइनस एक्स। अब देखिए इसको आप सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हो, एफ डैश समथिंग, इसको आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हो, ये आ गया एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ 0, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस टी डी टी, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक माइनस आगे और यहाँ से आ जाएगा x, लिमिट आ जाएगी 0 टू x इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस एक्स, यहाँ आ गया एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ 0, अब लिमिट पुट कीजिए, x पुट करेंगे तो माइनस एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस एक्स, ये और ये कैंसिल, ये हो गया एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस एक्स। अब देखिए ये क्या लग रहा है आपको, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे, अगर मैं बोल दूं कि एफ एक्स क्या है वाई है, क्या है एफ एक्स क्या है वाई है, तो ध्यान से देखना डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, क्योंकि एफ एक्स क्या है वाई इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस एक्स, ये हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सोल्व करना आपको आता है, यहाँ से आई आ जाएगा आई आ जाएगा हमारे पास e टू दी पावर इंटीग्रेशन, यहाँ क्या है 1 डॉट dx यानी e टू दी पावर x, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा डायरेक्टली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करके y इंटू ई टू दी पावर x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e टू दी पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई e टू दी पावर x dx, यहाँ से आया y इंटू ई टू दी पावर x, ये हो जाएगा 1 dx x प्लस c, यही आएगा। अब देखिए ये हुआ, अब c निकालना है, c निकालने के लिए आपको क्या करना है, c निकालने के लिए आपको इस स्टेप पे जाना है, कौन सी स्टेप पे, इस स्टेप पे। कैसे, चलिए मैं ग्रीन कलर से दिखाता हूँ, इसमें आप 0 पुट कीजिए, क्या कर दीजिए इसमें 0 पुट कीजिए, x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो f ऑफ 0 टू 0 इंटीग्रेशन लिमिट 0, और वहां से उसमें 0 पुट किया तो वो आ गया -1, यानी f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास -1, क्योंकि आपको कोई ना कोई वैल्यू चाहिए थी इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालने के लिए, आपको f के लिए किसी इनपुट के लिए आपको कोई वैल्यू चाहिए, तो वो मिल गई f ऑफ 0 इक्वल्स टू -1, तो हमें पता है कि x इक्वल्स टू 0 पे y की वैल्यू कितनी होगी -1, तो वो रखेंगे तो c की वैल्यू भी आ जाएगी कितनी, c की वैल्यू भी -1 आ जाएगी, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी x -1 डिवाइडेड बाय e टू दी पावर x, क्या आएगी x -1 डिवाइड, ये आ गया हमारा fx। अब यहाँ से f ऑफ 10 की वैल्यू कितनी आएगी, 10 -1 9 डिवाइडेड बाय e टू दी पावर 10, इसको इधर ले आओ, e टू दी पावर 10 f ऑफ 10 इज इक्वल्स टू 9, यही आएगा। और यही हमसे पूछा था, क्या यही पूछा था हमसे, इसकी वैल्यू पूछी थी, क्या आ गई 9, क्या आ गया 9, इसका आंसर कितना है 9। सो गाइज
आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस कर्व कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस where L and N are relatively prime and M is a prime number, then find the value of L plus M plus N। अब गाइज सिंपल एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन है, आपको ये और ये दे रखा है, तो इसका कर्व तो आप डायरेक्ट बना सकते हो। कैसा बनेगा, ये तो आ गया आपका y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। ये अब इसका ग्राफ और देखना है आपको। तो इसमें देखिए, अगर मैं कहूँ इसमें सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। क्या करना है, डिफाइन करना। क्यों डिफाइन करना है, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है। क्या सिचुएशन है भाई, आपको पता है कि x एक से छोटा होता है, ये नेगेटिव और ये साइड पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव को कभी इक्वल हो नहीं सकता। तो आपको सबसे पहले वो x निकालने हैं जहां ये क्या हो रहा हो, डिफाइन हो रहा हो। तो ये डिफाइन कहाँ होगा, x ग्रेटर देन 1 के लिए, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ही, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ये पॉजिटिव या जीरो होगा, तभी ये इसके इक्वल हो सकता है। इससे छोटा होता है ये नेगेटिव, नेगेटिव कभी पॉजिटिव के इक्वल आ नहीं सकता। तो आपने क्या कर लिया, x को कन्फाइंड कर दिया। ओके, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, अगर मैं y को माइनस वाई से रिप्लेस करूं, y को माइनस वाई से रिप्लेस करूं, तो मुझे क्या पता चलेगा कि ये x एक्सिस के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ये कर्व क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। यानी अगर मैं पॉजिटिव का बना लूं तो नेगेटिव का क्या होगा, उसी का सेम टू सेम ग्राफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, उसी का सेम टू सेम ग्राफ नीचे आ जाएगा। तो चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं सिर्फ पॉजिटिव के लिए। मैंने बता दिया कि y कैसा है, पॉजिटिव लेके चल रहा है। तो अब हमारे पास है 16y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5x माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ से y आ जाएगा अंडर रूट 5/4 x माइनस 1 टू दी पावर 3/2। प्लस माइनस आता, लेकिन मैं पहले से डिफाइन कर रहा हूँ कि y कैसा है, पॉजिटिव। मैं सिर्फ x एक्सिस से अबव के लिए ग्राफ बना रहा हूँ, x एक्सिस से नीचे के लिए ग्राफ नहीं बना रहा। ये क्या है, रूट 5/4। अब इसका ग्राफ बनाना है तो इसके लिए dy/dx निकालिए। dy/dx आ जाएगा रूट 5/4 मल्टीप्लाई बाय 3/2 इंटू x माइनस 1 की पावर हाफ। ठीक है, अब ये देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था हमारा, तो ये कैसा हो गया, ऑलवेज पॉजिटिव। यानी फंक्शन कैसा है, हमेशा इंक्रीजिंग है। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है और मैं यहाँ से बना रहा हूँ, तो हमें पता है कि x इक्वल टू 1 पे क्या देगा, 0 देगा। चलिए मैं इसे दूसरे कलर से ले लेता हूँ। x इक्वल टू 1 पे क्या देगा, 0 देगा। इससे ऊपर जाना है और इंक्रीज करना है, तो ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। हाँ, मतलब ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, थोड़ा सा कर्व भी आएगा, लेकिन वो अभी हम रफली, हमें सिर्फ एरिया एनक्लोज निकालना है कि एरिया किस तरीके से एनक्लोज होगा। एक रफ आइडिया चाहिए, तो उसके लिए यही होगा। अब पूरे का ग्राफ बनाना है तो इसका एकदम कॉपी नीचे करना है, तो ये नीचे भी कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये मतलब बिल्कुल एकदम सेम टू सेम आएगा। ये स्क्रीन की वजह से ऐसा है, ये आ गया। तो हमारे पास टोटल ग्राफ आ गए। कैसे आ गए, ये देखिए, ये है। अब हमारे पास जो ग्राफ है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। और वो x इक्वल्स टू 1 से कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, बिल्कुल ऐसा बनेगा। तो गाइज ये हो गया हमारा एरिया एनक्लोज्ड। हमारे पास ये एरिया एनक्लोज आ गया। अब हमें ये कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए आप एक काम कीजिए, ये एरिया निकाल लीजिए। सिर्फ पॉजिटिव का निकाल ले, उसका डबल करते नेगेटिव का आ जाएगा। तो ये एरिया, इसके अंडर में जो एरिया है, अब पूरा एरिया जो है, पूरा एरिया कौन सा वाला एरिया, मैं फिर से हाइलाइटर से दिखा देता हूँ। मैं जो बाउंड्री हाईलाइट कर रहा हूँ, इसमें एनक्लोज्ड एरिया जितना भी है, क्या है, इसमें एनक्लोज्ड एरिया जितना भी है, पहले ये निकाल लूँ, ये एरिया निकाल लूँ जो एनक्लोज्ड है। इसमें माइनस ये जो व्हाइट वाला एरिया है ये कर दूंगा, तो ये एरिया आ जाएगा, और इसका डबल करते ही हमारे पास ये एरिया आ जाएगा। तो चलिए, ये जो बाउंड्री एरिया है, ये कैसे कैलकुलेट करना है। ये एरिया कौन सा हुआ, इस लाइन के द्वारा, इस लाइन, ये लाइन x एक्सिस के साथ। अब ये दोनों पॉइंट आप निकाल सकते हैं दोनों कर्व्स को इक्वल करके। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x था, 16y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 1 का होल क्यूब था। तो y स्क्वायर की जगह 4x लिख दी है, तो 64x इज इक्वल्स टू x माइनस 1 का होल क्यूब। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट दिख रहा है x इक्वल्स टू 5 पे क्या होगा, ये इक्वल होगा। तो यानी ये वाला जो एरिया होगा, देखिए मैं लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन 2 रूट x dx 0 to 5। ये एरिया कौन सा हुआ, जो ब्लू कलर की बाउंड्री में एनक्लोज्ड है। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है इंटीग्रेशन, ये कितना था 1 to 5, कौन से, इस कर्व के, ये जो कर्व एरिया बाउंडेड करेगा, कौन कितना होगा, रूट 5/4 x माइनस 1 टू दी होल पावर 3/2 dx। ये एरिया हमारे पास हमें कैलकुलेट करना है, और इस पूरे का क्या करना है, डबल करना है। तो चलिए
इस पे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ हम कैलकुलेट करना है इंटीग्रेशन 0 to 5, पहला था 2 रूट एक्स dx, इसमें से घटाना है 1 to 5 का इंटीग्रेशन रूट 5/4 x माइनस 1 का होल पावर 3/2। आई होप आपको ये लिखना आता होगा, ये इक्वेशन जो इंटीग्रेशन की एरिया अंडर द कर्व में हम लिखते हैं 2 टाइम्स। अब चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं 2 टाइम्स, अब ये L रूट m बाई n की फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में आएगा। तो ये हो गया हमारे पास 2 इंटू एक्स टू दी पावर 3/2, तो 3 और 2 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 4। इस पर लिमिट लगानी है 0 to 5 माइनस रूट 5/4, इसका इंटीग्रेशन आएगा x माइनस 1 टू दी पावर 5/2 डिवाइड बाय 5/2, इसका इंटीग्रेशन है 1 to 5, और इस कंप्लीट का क्या करना है, हमें डबल करना है। तो ये आया 5 to दी पावर 3/2, 5 to दी पावर 3/2 यानी 5 4 20, तो 20 रूट 5, ये कैलकुलेशन है सिंपल, आप कर सकते हैं 5, तो 5 4 20, 20 रूट 5/3 माइनस ये हुआ रूट 5/2, 5 माइनस 1 4, 2 टू दी पावर 5 32, तो 32/5 ये आ जाएगा, और इस कंप्लीट का डबल करना है। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट करें, ये रूट 5 है, आप कैलकुलेशन है सिंपल, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। आई होप ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 40 माइनस 32 यानी 40, एक सेकेंड, 5 2 टू दी पावर 5 2 टू दी पावर 5 32, 2 2 2 जा 2 16 जा, तो ये आ जाएगा ओके ओके डायरेक्ट आ जाएगा 20 यानी 40/3 माइनस 32/5 और अंडर रूट 5 बाहर, तो रूट 5 200 माइनस 96 यानी 104 डिवाइडेड बाय 15, ये आ जाएगा L रूट m बाई n। तो L की वैल्यू हो गई 104, m की वैल्यू हो गई 5 और n की वैल्यू हो गई 15। ये टोटल आएगा L प्लस m प्लस n इज इक्वल्स टू 124। आगे डायरेक्ट कैलकुलेशन है जो आप कर सकते हैं। आई होप तो हमारा आंसर आ गया 124। चलिए गाइस, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इक्वेशन this has 4 distinct real roots then the range of a is, यानी इस इक्वेशन के वो बोल रहा है कि 4 रियल रूट्स है, तो बताओ a की रेंज क्या होगी। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको जो जिसकी रेंज निकालनी है ना, उसको आप अगर सेपरेट कर सकते हो, अगर सेपरेट कर सकते हो तो अलग कर लीजिए। यूं अब यूं समझ लीजिए कि इसके और इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, 4 हैं। कितने हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन, 4 है। अगर इन दोनों के नंबर ऑफ सॉल्यूशन 4 हैं, यानी मेरे को क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है, और देखना है कि कहाँ इसके 4 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन में बताया था, आप आई टैब पे क्लिक कीजिए, फर्स्ट वीडियो देखिए। तो ये हुआ, ग्राफ बनाना है इसका, और फिर ए को चेंज कर सकते हैं। तो ए तो एक स्ट्रेट लाइन ही तो आएगी, उसको चेंज करते रहेंगे और देखते रहेंगे कि कहाँ हमारे पास 4 सॉल्यूशन आएंगे। अब इसका ग्राफ बनाना है, तो ये क्या है, एक बाई क्वाड्रेटिक है। अब इस बाई क्वाड्रेटिक का अगर हमें ग्राफ बनाना है, तो हमें पता चल गया कि एक तो x इक्वल्स टू 0 इसका रूट है, क्या है, x इक्वल्स टू 0 इसका एक रूट है, और एक हमें जब ऑब्जर्व करेंगे x इक्वल्स टू 2 माइनस 2 ऐसे पुट करके देखेंगे, तो हमें पता तो चल गया पॉजिटिव रखने पे तो ये पॉजिटिव ही देगा, तो पॉजिटिव रखने पे तो कोई रूट आने से रहा, लेकिन फील आ रहा है कि -2 या -4 या -8 पुट करने पे ये 0 दे देगा। तो जब हम पुट करके देखेंगे -4 पुट करके देखेंगे, तो ये हमें क्या दे देगा, एक रूट दे देगा। आप कैलकुलेट करके देखिए खुद से, ये क्या दे देगा, एक -4 रूट हमें दे देगा। x इक्वल्स टू -4 भी क्या है, इसका एक रूट है। तो चलिए अब हमें पता चल गया कि x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -4 इसके रूट है, यानी इसको लिख सकता हूँ x इंटू x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई एक क्वाड्रेटिक और आएगी। ठीक है, अगर इससे बेटर अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, इसको fx बोल दूँ, और इसका ग्राफ बनाना है तो इसको क्या कर दूँ, डिफरेंशिएट कर दूँ, यानी f डैश x इज इक्वल्स टू 4x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर प्लस 8, यही आएगा 3 टर्म्स, सॉरी प्लस 32x आएगा, प्लस 8 24x स्क्वायर प्लस 32x भी आएगा, प्लस 32x। अब ये कहाँ 0 होगा वो हमें चेक करना है, तो x कॉमन आ जाएगा, सॉरी यहाँ से हमारे पास आएगा, एक तो 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आते ही आ जाएगा 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमारे पास आएगा
x इक्वल्स टू -2, इसका एक रूट आएगा शायद -8 प्लस 6 प्लस 24 प्लस 8 -16 प्लस 2 -16 प्लस 2, तो 24 टू 26, जस्ट अ मोमेंट, यहाँ 8 ही आएगा ना, 8x 24, 8 3 24x स्क्वायर, 18 2 36x, सॉरी 36x आएगा, तो यहाँ 9x आएगा, तो यहाँ 18 आएगा, तो ये आ जाएगा 0, यानी x इक्वल्स टू -2, इसका एक रूट है, यानी x प्लस 2। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि 2 यहाँ से रूट आएंगे और 1 यहाँ से रूट आएगा, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि -2, और यहाँ से हमारे पास आएगा x इक्वल्स टू -4 प्लस -√16 -4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये हुआ -2 -√3 -2 प्लस √3। ये हमारे पास 3 जीरो आ जाएंगे इसके, यानी ये 3 जगह क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। -2 -√3 पे 0 हो रहा होगा, ये सबसे छोटा है, फिर -2 पे, फिर -2 प्लस √3 पे। अब देखिए क्या होगा कि इससे बड़ा होते ये पॉजिटिव है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इससे बड़ा होते ये पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, यानी ये यहाँ डिक्रीज, यहाँ इंक्रीज, यहाँ डिक्रीज, फिर यहाँ इंक्रीज। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं, अब इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब देखिए इसमें -इनफाइनाइट पे ये वैल्यू कितनी देगा, -इनफाइनाइट पे ये वैल्यू देगा इनफाइनाइट। यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, यहाँ कहीं -2 -√3 होगा, यहाँ कहीं -2 होगा, यहाँ कहीं -2 प्लस √3 होगा। अब मैं वो कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहा, लेकिन स्टिल अगर आप चाहें तो इन पे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट, वो कैलकुलेटेड है ऑलरेडी, इन पे अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट आप कर सकते हैं आसानी से। -2 -√3 तक डिक्रीज करेगा और ये -8 तक डिक्रीज होगा, कहाँ तक होगा, -8 तक, इसकी वैल्यू यहाँ क्या आएगी, -8, फिर -2 पे इंक्रीज करते 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 ये कहीं चला जाएगा 1 पे, और फिर वापस जब ये आएगा तो ये -2√3 पे फिर से आएगा और ये 0 आ जाएगा। ये ग्राफ इस तरीके का बनेगा। आई होप आपको ग्राफ बनाना होगा। मेजर कॉन्सेप्ट बस इसमें जो सिखाना था वो कॉन्सेप्ट सिर्फ ये था, क्या था, ये था। आपको ए जो कांस्टेंट है जिसकी रेंज निकालनी है, अगर आप उसको सेपरेट कर सकते हो तो उसे सेपरेट कीजिए, दोनों तरफ का ग्राफ बनाइए। ऐसा नहीं कि आप इसी को एक इक्वेशन मान के चल रहे हैं, इसको आप उधर शिफ्ट करके आप दोनों का ग्राफ बनाइए और फिर आपको ये कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो आप अब हमारे पास ये ग्राफ आ गया, ये आ जाएगा 1, ये क्या आ जाएगा 1। अब -a है तो मैं -a को बोल दूं कोई k है, तो अगर 4 सॉल्यूशन चाहिए तो यहाँ 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 हम कहीं भी जा सकते हैं। इसको मैं दूसरे कलर से शो कर देता हूँ। ओके, ये हमारे पास हुई लाइन y एक्सिस। तो अगर यहाँ भी कट करूँ, यहाँ कट करूँ, यहाँ कट करूँ, ये यहाँ कट करूँ, ये यहाँ कट करूँ, तो हमारे पास 4 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। ये क्या है, y इक्वल्स टू k, तो k की रेंज क्या आएगी, k की रेंज क्या आएगी, ओके सॉरी, यहाँ 8 आएगा और यहाँ -1 आएगा, क्या आएगा, यहाँ -1 आएगा और यहाँ 8 आएगा, तो k बिलोंगिंग टू -1 to 8 आएगा। k क्या था, -a था, -1, 8 आ जाएगा, a बिलोंगिंग टू -8, 1 आ जाएगा, यानी ये a की रेंज आ जाएगी। ये क्या है, हमारा आंसर है। गाइज मैंने ये कैलकुलेशन आपको करके नहीं दिखाई है, फॉर जस्ट सेविंग योर टाइम। आप आराम से ये ग्राफ बना सकते हैं अगर आपको ग्राफ बनाना आता है, और अगर नहीं आता तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे ग्राफ कैसे बनाते हैं। ग्राफ को बनाने की एकदम शॉर्ट स्वीट ट्रिक हम बताएंगे। हालांकि हम वो वीडियो बनाएंगे लेकिन जब 12th का सिलेबस होगा तब। अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो गाइज ये हो गया हमारे पास 4 सॉल्यूशन के लिए रेंज। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्या है, एक हमारा अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये गिवन है, ये इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या दिखेगा, a + b - x वाली प्रॉपर्टी दिखेगी, वो हम यहाँ लगा देंगे। तो जैसे ही वो लगाएंगे 0 to π/2, अब π/2 - x करूंगा, π/2 - x करूंगा तो वो हो जाएगा sin x to the power 2011। वहां करूंगा 2013 x π/2 - 2013x, यही आएगा। तो ये देखना है हमें कौन सी तरफ एग्जिस्ट करेगा। तो इसको मैं कर दूंगा 4n + 1 = 2013, 4n = 2012, यानी ये हुआ n की वैल्यू, यानी ये यहाँ लाई करेगा। दिस माइनस समथिंग, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, cos ऑफ
2013। आप आई होप आपको ये कन्वर्ट करना आता है। dx ये आ जाएगा, और मैं इसको हटा देता हूँ, ये जस्ट फॉर एक रेफरेंस पर्पस, ये मैंने कन्वर्ट कर लिया इसको वो प्रॉपर्टी लगा के। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू तो सेम ही रहेगी जो पहले थी। क्या थी? इंटीग्रेशन की वैल्यू तो क्या रहेगी? सेम ही रहेगी जो पहले थी। अब इंटीग्रेशन की वैल्यू अगर सेम रहेगी तो अब मुझे क्या करना है, इसको ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, ब्रेक करना होता है। कि इस तरीके से ब्रेक करना होता है, यहाँ एक x बनाना होता है और उसके एडिशन में आप जो चाहे वो बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जो चाहे वो बना सकते हैं, एक x इसके साथ रिलेट करने के लिए। तो अगर उसको ब्रेक करना है तो मैं उसको इस तरीके से ब्रेक कर सकता हूँ, 2012x, एक x अलग करना है। हमेशा आपको इस तरीके के क्वेश्चन में यही फॉर्मेट अप्लाई करना है, एक x अलग करना है। बस ये फॉर्मेट जरूरी नहीं कि आप ये लगाओ, ये स्टेप डिपेंड करती है कि आप उसको किस तरीके से ब्रेक करना चाहते हैं। तो ये हो गया 2012x प्लस x। अब चलिए इसको ब्रेक कर लेते हैं। 0 to π/2 sin x to the power 2012 cos of 2012x plus x dx। अब यहाँ cos a plus b का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया cos a plus b का फॉर्मूला अगर मैं लगाऊंगा तो 0 to π/2 sin x to the power 2011 sin x to the, यहाँ आ जाएगा cos 2012x cos x माइनस sin x sin 2012x इंटीग्रेशन dx। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin x to the power 2011 sin x to the power 2011, ये मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ, मल्टीप्लाई बाय cos x cos of 2012x माइनस sin x to the power 2012 sin of 2012x और इंटीग्रेशन dx हो गया। अब देखिए ध्यान से देखिए, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ अवेलेबल है। कैसे? sin 2012x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2012 एक कांस्टेंट है, वो हम कभी भी लगा सकते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड करके। 2012 sin x टू दी पावर एक पावर कम होगी, sin का डिफरेंशिएशन cos x होगा, यानी ये वाला उसके डिफरेंशिएशन से रिलेट हो रहा है। सिमिलरली cos 2012x का डिफरेंशिएशन यहाँ अवेलेबल है। देखिए माइनस sin 2012x, बस एक 2012 की कमी यहाँ भी है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए मैंने क्या किया, 2012 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2012 से डिवाइड भी कर दिया। अब जो डिवाइड किया उसका कोई यूज नहीं है, वो बाहर पड़ा रहा, वो कंपनसेट करने के लिए था सिर्फ। अब यहाँ जैसे ही मैंने 2012 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 2012 sin x टू दी पावर 2011 cos x, ये एक टर्म, और cos 2012x एक टर्म, माइनस को छोड़ो, एक बार प्लस रख लो इसको, sin x टू दी पावर 2012 एक टर्म हो गई अलग से अपनी, जिसका डिफरेंशिएशन क्या है, ये। चलिए देखो मैं इन ब्रैकेट्स को कलर में चेंज कर देता हूँ। ये वाला कलर और ये वाला कलर एक दूसरे के क्या है, डिफरेंशिएशन है। ये हटा दिया, ये हटा दिया, यहाँ ये हटा दिया और ये यहाँ हटा दिया। ठीक है, अब ये देखिए ये हो गया। अब ये जो रेड कलर में है, ये जो रेड कलर में है, यहाँ इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2012 साइन ऑफ 2012x और माइनस बाहर आ जाएगा। जो माइनस हमने यहाँ प्लस बनाया था वो वाला माइनस यहाँ और इंटीग्रेशन dx। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन यहाँ और इसका यहाँ, तो इसको क्या मैं ये लिख सकता हूँ, इसको क्या मैं ये लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन 0 to π/2 d ऑफ, देखना ध्यान से देखना, इसका डिफरेंशिएशन वहां है, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ है। तो ये क्या ऐसा नहीं लिख रहा जैसे fx into gx का डिफरेंशिएशन हो, एक को कांस्टेंट रखा दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे को कांस्टेंट रखा उसका डिफरेंशिएशन, तो ये क्या होगा, और dx है ही, तो इसको हम क्या लिखेंगे, रिड्यूस करके क्या लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन, ओके सॉरी, यहाँ sin x टू दी पावर 2012 था ना, sin x टू दी पावर 2012, यहाँ ये 2012x नहीं है, ये हो गया। तो ये टर्म का डिफरेंशिएशन है और एक ये टर्म का डिफरेंशिएशन है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, d ऑफ sin x टू दी पावर 2012 मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ 2012x, क्या यही लिख सकता हूँ, और डिवाइड बाय 1/2012। आई होप आपको ये स्टेप समझ आई होगी। ये बिल्कुल रिड्यूसिंग स्टेप है, एकदम पूरे इंटीग्रेशन को एक स्टेप में रिड्यूस कर दिया। मैं वापस इंटीग्रेशन नहीं लगाना, अब तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, सॉरी फिर से लिखते हैं, फिर से लिख देता हूं मैं, इंटीग्रेशन 0 to π/2 d ऑफ sin टू दी पावर
sin x to the power 2012 cos of 2012x, ये आ गया हमारे पास 2012x। इसका इंटीग्रेशन हमें करना है और 1/2012 हमारा डिवाइड में आ गया। ठीक है, अब इसको जैसे इंटीग्रेट करूंगा 1/2012, इसको इंटीग्रेशन sin x to the power 2012 cos of 2012x, ये आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करना है 0 to π/2 में। अब चलिए लिमिट रखते हैं। सबसे पहले लिमिट रखी π/2, तो π/2 पे ये 1 हो जाएगा। π/2 यानी 2012 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये हुआ 6 नहीं सॉरी 2 10 1006 पाई 1006 पाई पे ये वैल्यू देगा 1। क्या देगा 1। ओड पाई पे ये -1 देगा। 1 माइनस 0 पुट करते ही 0, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2012, यानी a बाई बी हो गया 1/2012, यानी a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई 2012। अब हमसे पूछा क्या है वो देख लेते हैं। 7a प्लस बी, 7a प्लस बी पूछा, तो 7 प्लस 2012 यानी ये हो गया हमारा 7a प्लस बी आ गया 2021। कितना आ गया 2021। इसका आंसर है नहीं 2021, इसका हमारा आंसर आ जाएगा। तो गाइस जब भी आपको ऐसा बड़ा सा इंटीग्रेशन दे रखा होगा तो आपको उसे इसी तरीके से ये स्टेप याद रखना, इस स्टेप से आपको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो गाइज आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, लेट f of x be this and g of sin of 2t is this if the range of g of fx is from a to b। इसकी रेंज पूछी है। then find the value of a cube plus b to the power 4। अब मैंने आपको रेंज के लिए बताया था कि रेंज के लिए हम क्या करते हैं, अंदर से बाहर की तरफ आते हैं, यानी fx की रेंज निकालो फिर gx से निकालो, या इसमें आप एक काम कर सकते हो g of fx निकाल लो पूरा ही और फिर रेंज निकाल लो। आपकी मर्जी, आप जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। तो चलिए fx तो हमारे पास बहुत भयंकर वाला दे रखा है, लेकिन हमें दिख रहा है कि हम इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इस cos स्क्वायर x को क्यों ना साइन में बदल लें, अच्छा लगेगा, क्योंकि a की रूट में साइन, a की रूट में cos, अच्छा दिखेगा। तो ये हो गया sin टू द पावर 4x। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखूंगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस अंडर रूट cos टू द पावर 4x प्लस 4 माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स। सिमिलरली यहाँ भी बदल लिया मैंने। अब देखिए ये क्या हुआ, इसको देखिए यूं समझ लीजिए, अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 स्क्वायर, यूं देख लीजिए। और सिमिलरली यहाँ भी ब्रेक कर देता हूँ मैं, cos स्क्वायर एक्स जल्दी जल्दी ब्रेक कर देता हूँ, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये हो गया अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास fx। अब चलिए fx को लिखते हैं फिर से। अब fx हमारे पास आया मोड ऑफ, क्योंकि जैसे ही अंडर रूट हटेगा मोड छोड़ के जाएगा, ये माइनस cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 ये आएगा। अब मोड को पता है कि ये हमेशा 1 से छोटा है, तो ये तो नेगेटिव है, तो इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सिमिलरली यहाँ भी एक प्लस बाहर छोड़ जाएगा और cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 आएगा। 2 से 2 कैंसिल, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 2x लिख सकते हैं। यानी देखिए हमारा fx क्या है, cos 2x हो सकता है। आप किसी के मजे ले सकते हैं ऐसे कि बोल दीजिए कि ये बताओ ये भैया क्या है। सिंपल जेईई मेंस का क्वेश्चन बन सकता है कि ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, cos 2x के इक्वल है। सॉरी cos 2x के इक्वल है। fx आ गया। अब हमारे पास g ऑफ, देखिए g ऑफ sin 2t गिवन है। क्या गिवन है, g ऑफ sin 2t गिवन है हमारे पास sin t प्लस cos t। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ये sin 2t ही इधर बन जाए ताकि मैं उसको x लिख दूं, क्योंकि sin 2t को जैसे ही x लिखूंगा, और ये किसके लिए ट्रू है, फॉर एवरी t बिलोंगिंग टू माइनस पाई बाय 4, फॉर एवरी t बिलोंगिंग टू माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4। यानी अगर मेरा इधर भी sin 2t बन जाए तो इसको मैं x मान लूंगा sin 2t को, और ये मेरे पास g ऑफ x या g ऑफ t जो आप वेरिएबल बनाना चाहो वो बन जाएगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया, g ऑफ sin 2t का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर 1 प्लस sin 2t आ जाएगा। क्या आ जाएगा, sin 2t। अब देखिए अगर फॉर एवरी t बिलोंगिंग टू ये है, चलिए मैं इधर लिख देता हूँ इसको, अगर ये फॉर एवरी t बिलोंगिंग टू माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4 ट्रू है, तो 2t कहाँ से कहाँ होगा,
2t माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 होगा, और अगर ये यहाँ से यहाँ होगा तो साइन 2t कहाँ से कहाँ होगा, -1 से 1 के बीच में होगा। अगर साइन 2t को मैं x बोलूंगा तो x बिलोंगिंग टू -1 से 1 के लिए क्या होगा, ये जो आगे स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ ये ट्रू होगी। यहाँ मैं लिख सकता हूँ फॉर एवरी t बिलोंगिंग टू -π/4 टू +π/4। अब अगले स्टेप में मेरे को क्या करना है, इस वेरिएबल को चेंज करके मैं इसको लिख सकता हूँ g ऑफ x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 + x फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू -1 to 1। वो कहाँ से आया, वो यहाँ से हमारे पास आ गया। तो g ऑफ x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 + √x। अब मैं g ऑफ x का दोनों तरफ रूट ले लूंगा तो मोड तो आएगा, लेकिन हमें पता है कि x बिलोंगिंग टू -1 से 1 है, तो ये 0 से 1 होगा, तो ये ऑलरेडी कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव ही रह जाएगा। ये आ गया फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू -1 to 1। अब मेरे को लिखना है g ऑफ f ऑफ x। अब आप चाहे तो fx की रेंज निकालिए, फिर इसमें मैच करके देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, या फिर चाहो तो आप ये भी निकाल सकते हो डायरेक्ट। f ऑफ x कितना था हमारा, cos 2x, तो 1 + cos 2, 1 + cos दिख जाए, आइडेंटिटी लगाओ। कौन सी आइडेंटिटी, 1 + cos 2x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x। ये लिख दिया 2 cos स्क्वायर x। क्या लिख दिया, 2 cos स्क्वायर x। ये आ गया √2 मोड cos x। क्या आ गया, मोड cos x। ये आ गया। अब मोड क्यों लगा, क्योंकि हमें पता नहीं ना कि cos कैसा है। अब हमारे पास x बिलोंगिंग टू -1 to 1 था, क्या था, -1 to 1 था fx की रेंज। अब fx की रेंज देखिए सबसे पहले कहाँ से कहाँ लाई करेगी। fx पे कोई कंडीशन है, fx पे कोई कंडीशन हमारे पास नहीं आएगी, यहाँ भी कोई कंडीशन हमारे पास नहीं आएगी। तो हमें पता है कि cos 2x -1 से 1 में बिलोंग करता है, तो -1 to 1, -1 to 1 बिलोंग करेगा, तो ये कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, सॉरी ये -1 to 1 नहीं, इसका मोड लेते ये 0 to 1 बिलोंग करेगा। इसको √2 से मल्टीप्लाई करते ही g ऑफ fx की रेंज हमारी कितनी आ जाएगी, g ऑफ fx की रेंज हमारी आ जाएगी 0 to √2। ये आ गई हमारी रेंज 0 to √2। अब उसे पूछा गया था, उसे पूछा था इफ द रेंज ऑफ इज a to b देन फाइंड द वैल्यू। तो a to b यानी a की वैल्यू कितनी आई, a की वैल्यू तो आ गई हमारी 0, b की वैल्यू आ गई हमारी √2, और उसने पूछा क्या है a³ + b to the power 4। पूछा गया है a³ + b to the power 4, यानी √2 to the power 4 कितना हो गया, 2 स्क्वायर, यानी उसकी वैल्यू कितनी हो गई 4। क्या है, 4। तो गाइज आई होप आपको ये समझ आया होगा और आपको ये ट्रिक्स पसंद आई होंगी, आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में बैठ गए होंगे। और अगर गाइज आपको नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या समझ नहीं आया। और अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आई टैब पे फिर से क्लिक कीजिए, आई टैब पे क्लिक कीजिए और फिर उसके बाद वो सारी की सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। और गाइज डोंट forget to subscribe the channel and hit the bell icon for all the next future updates and share it with all of your friends who are preparing for JEE. Thank you and take care.